हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, नस फट सकती है दिमाग की, उसकी वजह से फॉलेज का अटैक हो सकता है। ये कितनी दफ़ा करनी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल पेशेंट के लिए वो कितनी दफ़ा आप कंसिडर करते हैं कि होनी चाहिए, रिकमेंडेशन क्या होती है? इसका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हम क्योर नहीं कर सकते बिल्कुल ब्लड प्रेशर को, तो वो एक टर्म जो होती है घबराना नहीं है, तो आप उसमें क्या सलाह देंगे कि वो घबराएं ना? ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है कि जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कफ़ील रहमान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हाज़िर हूं। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं डॉक्टर नबील, शोबा सेहत के साथ मुंसलिक हैं और आजकल अपनी खिदमात पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हॉस्पिटल में सर अंजाम दे रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हाइपरटेंशन। तो चलिए डॉक्टर नबील से जानते हैं हाइपरटेंशन के बारे में। सर, पहले तो ये बताएं कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और हम इसको कब हाइपरटेंशन कहेंगे? ठीक है, आम पब्लिक में ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि ब्लड प्रेशर क्या है और कब हम इसको हाइपरटेंशन लेबल करेंगे। तो ब्लड प्रेशर आपको ये जानना ज़रूरी है कि हमारे पूरे जिस्म में जो ब्लड की सप्लाई है, जो खून की गर्दिश है, वो सारी दिल के साथ मुंसलिक होती है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर वो दबाव है जिसके साथ दिल जो है वो खून को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, यानी खून की रगों में पंप करता है, और फिर वो मुख्तलिफ़ जो हमारे अज़ा हैं और पूरे जिस्म में खून की गर्दिश उसी प्रेशर से होती है। तो बेसिकली ब्लड प्रेशर जो है ये वो खून का दबाव है जिसके ज़रिए से दिल से खून हमारी जो पूरी बॉडी है उसमें सप्लाई होता है। सही। सर, ये अक्सर ये नंबर रेस करते हैं 120/80, ये नंबर क्या है? मतलब ये तमाम मरीज़ों के लिए ये यकसां आप शुमार करते हैं? अच्छा, इसमें जो एक परसेप्शन पहले काफ़ी टाइम से चलती आ रही है कि लोगों के ज़हन में एक नंबर है कि 120/80 जो है यही नॉर्मल है। जो लेटेस्ट अभी हमारी गाइडलाइंस हैं उसके मुताबिक 140/90, जब हम लोग बात करते हैं ब्लड प्रेशर की कि 140/90 है, तो उसमें हम दो नंबर दे रहे होते हैं। तो बेसिकली जो 140 जिसको उर्फ़ आम में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, तो ये जी एडल्ट्स के लिए, ये हम लोग यंग एज एडल्ट 25 ईयर ओल्ड जिसमें कोई कोमॉर्बिड यानी कोई किसी को बीमारी ना हो, तो उसमें हम ये नॉर्मल वैल्यू लेते हैं। तो 140 जो है वो बेसिकली उर्फ़ आम में ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं और इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं मेडिकल टर्म में, और डायस्टोलिक जो है वो नीचे वाला ब्लड प्रेशर उर्फ़ आम में कहते हैं और इसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो 140 सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है यानी ऊपर वाला ब्लड प्रेशर, और 90 जो होता है ये डायस्टोलिक यानी लोअर वाला ब्लड प्रेशर होता है। तो इसमें हम लोग जो हाइपरटेंशन है वो तब लेबल करते हैं जब मुस्तकिल तौर पर एक आदमी का नॉर्मल हालात में, जब उस पर कोई स्ट्रेस नहीं है या वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा या फिर कोई उस पर कोई पेनफुल कंडीशन में नहीं है, तो नॉर्मल स्टेट में एक इंसान का अगर ब्लड प्रेशर मुस्तकिल तौर पर 140/90 से ज़्यादा रहे, या फिर जैसे बीमारियां होती हैं डायबिटीज़ है या फिर कोई दिल का अटैक है, तो उसमें ये वैल्यू 130/80 हम लोग नॉर्मल लेते हैं। हाँ जी, वेरिएशन होती रहती है। तो अगर मुस्तकिल तौर पर इससे ज़्यादा रहे तो फिर हम लेबल करते हैं कि एक पेशेंट जो है वो हाइपरटेंसिव है। और सर, एक और जो क्वेश्चन है वो ये कि बीपी मॉनिटरिंग ये कितनी दफ़ा करनी चाहिए? मतलब एक नॉर्मल पेशेंट के लिए वो कितनी दफ़ा आप कंसिडर करते हैं कि होनी चाहिए? रिकमेंडेशन क्या होती है? असल में किसी सिंगल वैल्यू पे हम लोग, अगर एक नॉर्मल बंदा है जिसने अपना ब्लड प्रेशर नॉर्मल चेक किया और उसका 140/90 से सपोज़ 150/100 आ गया, तो हम सिंगल वैल्यू की बेस पे कभी भी जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए मॉनिटरिंग का ये तरीका होता है कि अगर तो एक पेशेंट है जो हाइपरटेंसिव लेबल्ड है और वो दवाइयों पे चल रहा है, तो और उसको एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशंस दी जा रही हैं, तो उसके लिए वो ये है कि वो एक हफ़्ते तक या 10 दिन तक सुबह और शाम मॉनिटरिंग करे। और सुबह बेहतर है कि वो दवाई खाने से पहले एक ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले, फिर एक शाम को ब्लड प्रेशर की रीडिंग ले, और अपने पास हफ्ते या 10 दिन का रिकॉर्ड रखे। और जब एक टारगेट ब्लड प्रेशर वैल्यू उसकी अटेन हो जाए, उन सारी दवाइयों के साथ एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रेंज में उसका ब्लड प्रेशर आ जाए, तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वो रोज़ाना अपना ब्लड प्रेशर चेक करे। फिर वो हफ्ते या 10 दिन के बाद एक वैल्यू ले ले, और फिर नेक्स्ट फॉलोअप के लिए जब भी वो डॉक्टर के पास जाए तो उसके पास एक रिकॉर्ड होना चाहिए कि उसका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल किस तरह का था। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बीपी के जो हाई होने की रेशो है, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स, कुछ आप प्री डिफाइन ऐसे फैक्टर्स हैं या कुछ ऐसे सेट ऑफ पैरामीटर्स जो आप डिफाइन करें?
ठीक है। अच्छा, इसमें ये है कि जो 95% ऑफ द केसेस जो होते हैं उनमें कोई ख़ास वजह नहीं होती, तो उसको हम लोग फिर एसेंशियल हाइपरटेंशन लेबल करते हैं, जिसमें कोई हमें कोई ख़ास वजह नहीं मिल रही होती। इसके अलावा हम जो बेसिक हाइपरटेंशन के जो पेशेंट्स हैं उनमें हम रिस्क्स देख रहे होते हैं कि उनके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं। तो उसमें कुछ हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर होते हैं जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है, और जिनको तब्दील करने से या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको मैनेज करने से ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और कुछ नॉन मॉडिफाइबल होते हैं जो हमारे इख्तियार में नहीं होते। तो उनमें नॉन मॉडिफाइबल में एक तो फैमिली हिस्ट्री होती है, जेनेटिक्स होती हैं जो कि फ़िक्स होती हैं। अगर किसी की फैमिली में फैमिली हिस्ट्री ब्लड प्रेशर की पॉजिटिव है तो वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह जेनेटिक्स हैं, वो भी हम चेंज नहीं कर सकते। तो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन इंपॉर्टेंट है। मॉडिफाइबल में हमारे पास ओबेसिटी आ जाती है, मोटापा। इसके अलावा अगर डाइट इंटेक इस तरह की है कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट इंटेक है, बहुत ज़्यादा नमक वाली चीज़ें एक इंसान खा रहा है, तो उसमें भी ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है ब्लड प्रेशर का। तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि अगर हम लोग अपनी डाइट एक मुतवाज़न ग़िज़ा शुरू करवा दें और मरीज़ को ये समझाएं कि उसने कितना नमक खाना और कि कब मतलब ज़्यादा नमक वाली चीज़ें वो अगर एहतियात करें, तो उससे काफ़ी हद तक दवाइयों के बग़ैर भी ब्लड प्रेशर बेहतर हो जाता है। और एक्सरसाइज बड़ी ज़रूरी है इसमें, कि एक्सरसाइज के साथ वैसे भी शुगर का, ब्लड प्रेशर का और दिल की जो आर्ज़ें हैं उनका काफ़ी हद तक इम्कान जो है वो कम हो जाता है एक्सरसाइज के साथ। सर वैसे किन लोगों में, जिस तरह आपने डिफ़ाइन किया कि ओवरवेटेड का आपने एक डिफ़ाइन किया, इसके अलावा आपने कुछ जेनेटिक्स का डिफ़ाइन किया, तो सर इसमें रिस्क फैक्टर ज़्यादा इवॉल्व किन में ज़्यादा पाया जाता है? कि इसमें देखें एज के साथ भी इसका लिंक होता है कि जितनी एज ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा रिस्क होता है ब्लड प्रेशर का, विद एज आपका रिस्क बढ़ जाता है। दूसरा ये कि इसमें एक वो मिथ भी है कि शायद सिर्फ बड़ों में ही ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो इसमें बच्चों में भी एक बीमारी है, गुर्दों की बीमारी है जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ कहते हैं, तो उसमें भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। तो ये भी एक थोड़ा सा अवेयरनेस के लिए ज़रूरी है लोगों की कि बच्चों में भी ब्लड प्रेशर हो सकता है। इसी तरह यंग एज में कुछ पेशेंट आते हैं, उनमें ब्लड प्रेशर की कोई और रीज़न मिल नहीं रही होती, तो थिन लीन होते हैं। ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि कुछ लोगों में ज़रूरी नहीं है कि ओबेसिटी के साथ ही लिंक्ड हो ब्लड प्रेशर। मतलब ओबेसिटी एक रिस्क फैक्टर ज़रूर है, अगर ओबेसिटी होगी, ज़्यादा मोटापा होगा, जितना वेट ज़्यादा होगा उतना रिस्क ज़्यादा होता है। लेकिन थिन लीन पेशेंट्स में भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है, तो उनमें हम फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। उसमें कुछ ट्यूमर्स हैं, एक फियोक्रोमोसाइटोमा एक ट्यूमर है जिसमें ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। इसके अलावा एक गुर्दे की एक कंडीशन है जिसको रीनल आर्टरी स्टेनोसिस कहते हैं, उसमें भी होता है, लेकिन उसके लिए फिर हम फर्दर वर्कअप करते हैं पेशेंट्स में। सर एक सवाल और भी यहाँ पैदा होता है, जिस तरह आपने रिस्क का बता दिया कि इस तरह ये रेशोज़ में ज़्यादा तनासुब का आपने बता दिया। सर अब सवाल ये है कि इस रिस्क फैक्टर को अवॉइड तो हम नहीं कर सकते, इसको हम किस तरह रिड्यूस कर सकते हैं? ठीक है, अब जैसे देखें मोटापा मैंने आपको बताया कि एक रिस्क फैक्टर है, तो उसमें आप डाइट कंट्रोल करें, एक्सरसाइज करें और हेल्दी अपनी बैलेंस डाइट करें। मतलब ये उसमें रिस्ट्रिक्शन ये होती है कि आपने सारी चीज़ें छोड़नी भी नहीं होती और ज़्यादा एक्सेस में भी कोई चीज़ नहीं लेनी होती। जैसे कुछ बैलेंस्ड आपने डाइट लेनी होती है। तो अगर आप अपना वज़न BMI आप अब नॉर्मल कर लें तो उसमें काफ़ी हद तक रिस्क कम हो जाता है। फिर इसमें एक लोगों को ये भी होता है कि अब जैसे हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपने नमक वाली चीज़ें नहीं खानी, तो वो बिल्कुल ही नमक छोड़ देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर उसमें हम समझाते हैं पेशेंट्स को कि वो जो एडेड सॉल्ट है, मतलब एक नॉर्मल खाना बनता है तो उसमें जितना नमक इस्तेमाल होता है वो खा सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जैसे एक नॉर्मल लोगों में खाना एक नॉर्मल बनता है तो वो खा सकते हैं, लेकिन जब उसके बाद लोग अलहदा से ऊपर से ऐड करते हैं तो वो रिस्क बढ़ जाता है उसमें। ठीक है, तो एडेड सॉल्ट हम कहते हैं कि वो अवॉइड किया जाए। सर क्या इलाज के बगैर भी पेशेंट के रिकवरी के चांसेस होते हैं अगर कोई डायग्नोज हो जाए? ऐसा भी हुआ है? ऐसा नहीं होता असल में। एक अगर मरीज़ में एक टेंडेंसी है, अगर उसकी फैमिली हिस्ट्री भी है और उसमें रिस्क फैक्टर्स भी हैं, मोटापा भी है और उसकी डाइट इस तरह की है कि हमें मतलब हमें महसूस हो जाता है कि इस मरीज़ में चांसेस हैं कि अगर अभी नहीं तो लेटर ऑन इन लाइफ ही माइट डेवलप हाइपरटेंशन। तो
जी, तो एक दफ़ा अगर एक पेशेंट में ब्लड प्रेशर की शिकायत हो जाए तो दवाइयों के बगैर या फिर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि मोटापा अपना कंट्रोल करें या डाइट कंट्रोल करें, तो ये अगर चीज़ें वो कंट्रोल नहीं करते तो इसके बगैर इसका जो मैनेजमेंट है, क्योंकि हम क्योर नहीं कर सकते बिल्कुल ब्लड प्रेशर को, मतलब ऐसे नहीं हो सकता कि हम दवाइयाँ दें या फिर जो डाइट मॉडिफिकेशन या बाकी चीज़ें हैं वो करें तो ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल हो जाए। नॉर्मल हो जाता है, लेकिन आपको उसके साथ फिर ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यू करनी पड़ती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्प्रिंग की तरह है कि जैसे आप स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसको छोड़ेंगे तो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में आ जाएगा। यानी कि वन टाइम अगर डायग्नोस हो जाता है तो उसके बाद भी चांसेस होते हैं कि वो बीमारी दोबारा एक नए सिरे से जन्म ले सकती है। जी बिल्कुल हो सकता है इस तरह। ठीक है सर, इसमें दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते होंगे? बिल्कुल होते हैं। इसमें वैसे तो जो हम ब्लड प्रेशर के लिए दवाइयाँ देते हैं उसमें अगर आप जितनी हमने मिकदार बताई होती है या जितनी डोज़ बताई होती है और दिन में जितनी दफ़ा हमने बताया होता है कि आपने एक दवाई लेनी है, अगर आप उतनी ही लें तो उसमें आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर आपको हफ़्ते या 10 दिन में ऐसा महसूस हो कि आपको चक्कर आने लग गए हैं या बैठ के उठे हैं और आपको चक्कर आने लग गए हैं, तो उसमें चांस होता है कि आपका ब्लड प्रेशर शायद कम हो रहा है। ठीक है, तो उसमें फिर आप डॉक्टर को दोबारा रुजू करें और अपनी मेडिकेशंस को रिव्यू करवाएं। हो सकता है कि आपकी जो दवाई की डोज़ है वो एडजस्ट करने वाली हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग एक के बजाय 2 गोलियां इकट्ठी खा लेते हैं कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ गया तो वो समझते हैं कि शायद हम एक के बजाय 2 खाएंगे तो जल्दी बेहतर हो जाएगा, तो हालांकि इस तरह नहीं होता। अच्छा सर, क्या कॉम्प्लिकेशन या पेचीदगियाँ हो सकती हैं कि ये हाइपरटेंशन के मरज़ में मुब्तला हो चुके हैं सर? ठीक है, अच्छा इसमें अगर तो अनकंट्रोल्ड, जिसको हम लेबल करते हैं कि अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर है, या फिर कुछ पेशेंट होते हैं वो कंप्लाइंट टू ड्रग नहीं होते, वो दवाइयाँ नहीं खा रहे होते टाइम पे, तो ऐसे मरीज़ों में ब्लड प्रेशर बढ़ता जाता है। और इसमें जो पेचीदगियाँ आ सकती हैं वो ये हैं कि अगर दिमाग पे असर हो जाए, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, नस फट सकती है दिमाग की, उसकी वजह से फॉलेज का अटैक हो सकता है और जिस्म का कोई एक हिस्सा या एक साइड जो है वो कमज़ोरी और उसमें सेंसेशंस ख़त्म हो जाती हैं, हिलना जुलना मुश्किल हो जाता है, तो ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। फिर इसमें गुर्दों पे असर होने का ख़तरा होता है, फिर ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, जिसको हम लोग हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी कहते हैं, तो उसमें ये सारी एमरजेंसीज़ हैं और इनमें आपने बिल्कुल डिले नहीं करना। इसमें अगर इस तरह का मरीज़ किसी भी तरह इस तरह प्रेजेंट करता है तो उसके घर वालों को चाहिए कि वो फ़ौरन उसको किसी करीबी अस्पताल में लेके आएँ ताकि उसका इलाज फ़ौरन स्टार्ट किया जा सके। ये असल में जब मरीज़ हस्पताल में आते हैं, क्योंकि हस्पताल की इस तरह का माहौल होता है कि वहाँ पे वो आके मुख्तलिफ़ तरह के मरीज़ देख रहे होते हैं, तो वो एक घबराहट और एक स्ट्रेस होता है हस्पताल के एनवायरनमेंट में। बिल्कुल, तो वो जब ऑफिस में आते हैं डॉक्टर के, तो जब वो रीडिंग ली जाती है तो वो अक्सर हाई होती है, तो उसको हम लोग वाइट कोट हाइपरटेंशन लेबल करते हैं। और इसमें बेहतर ये होता है कि आप मरीज़ से कम्युनिकेट करें, ये ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए भी कि वो मरीज़ से कम्युनिकेट करें, उसको थोड़ा सा काम करें और उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर लें ताकि वो असल वाली जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है वो पता की जा सके। अच्छा, एक नॉर्मल पर्सन इस मरज़ में मुब्तला होता है तो वो एक टर्म यूज़ होती है घबराना नहीं है, तो आप उसमें क्या सलाह देंगे कि वो घबराए ना, उसको तसल्ली रहे? असल में देखें, अगर तो जिस तरह मैंने सारी चीज़ें आपको बताई कि रिस्क फैक्टर्स भी हैं, और अगर एक मरीज़ में दवाई शुरू हो जाती है तो वो अगर सारी चीज़ें टाइमली करते जाएं तो उनकी ज़िंदगी आसान रहेगी। ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत तो तब पड़ती है अगर आप ये सारी चीज़ें छोड़ दें और फिर आप समझें कि फिर भी ब्लड प्रेशर ठीक रहे, तो ये एक ख़तरनाक बात है कि आप दवाइयों का ये होता है कि अक्सर लोग जब उन्होंने दवाइयाँ शुरू की और ब्लड प्रेशर ठीक हो गया तो वो एकदम से छोड़ देते हैं, तो ये भी एक बड़ी गलत प्रैक्टिस है और लोगों को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ गया तो इसका मतलब ये है कि दवाइयों के साथ उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आया है, तो अगर वो एकदम से छोड़ेंगे तो वो ख़तरनाक हद तक बढ़ जाएगा ब्लड प्रेशर। तो डॉक्टर नबील हमारे साथ मौजूद थे बहुत ही इंफॉर्मेटिव डिस्कशन के साथ। इंशाल्लाह फिर आपसे इंशाल्लाह इसी तरह ही मालूमाती प्रोग्राम के साथ हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।